ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। आज की वीडियो क्लास इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये ज़रूर जानते हैं कि जीन विनिमय आज का जो टॉपिक है वो बहुत इजी नहीं है। और इसको समझने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें हमने जीन विनिमय से लेकर के जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर किया है। साथ साथ में हमने 3 महत्वपूर्ण उदाहरण भी लिया है, जिनमें से अगर आपने कोई एक उदाहरण भी तैयार कर लिया तो इसके क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं हैं। जीन विनिमय क्या होता है, जीन विनिमय कितने प्रकार का होता है, जीन विनिमय के कितने उदाहरण हैं, और साथ साथ में जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, जीन विनिमय की विशेषताएं और जीन विनिमय का महत्व। साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि जीन विनिमय और सहलग्नता में क्या क्या अंतर होता है। तो वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन विनिमय को। जीन विनिमय पढ़ने से पहले आप ये ज़रूर जानते होंगे कि हमने मेंडल का जो लॉ पढ़ा था, स्वतंत्र अभिवन का लॉ, उसमें हमने ये जाना था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अर्थात एक कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन इसके बाद जब थ्योरी आई सहलग्नता की, तो उसमें हमने ये जाना था कि जो जीन्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं वो क्या करते हैं, सहलग्न जीन बन जाते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात संतान में एज इट इज पहुँचते हैं, अर्थात सहलग्न के रूप में सहवंशागति को दर्शाते हैं और अलग अलग नहीं होते हैं। जब ऐसी कंडीशन थी तो उसको हमने कहा था पूर्ण सहलग्नता। जबकि हमने जब उसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था अपूर्ण सहलग्नता, तो उसमें हमने ये देखा था कि क्या हो रहे थे, वो जीन्स अलग हो जा रहे थे, वो जीन अलग हो जा रहे थे और इनकी क्या हो जा रही थी, अदला बदली हो जा रही थी, उनकी अदला बदली हो जा रही थी। और इसी अदला बदली की प्रोसेस को ही हम जीन विनिमय कहेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि जो सहलग्न जीन होते हैं, जीन भी वंशागति के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अर्थात ये भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये कब अलग होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम, जिसको प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं, कि पैकिटीन प्रावस्था में समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम्स के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स के बीच एक या एक से अधिक खंडों का आदान प्रदान होने से सहलग्न जीन भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये जो खंडों का आदान प्रदान है इसी को कहा जाता है पारगमन, अर्थात क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज। क्योंकि जब पार्ट इधर से उधर जाएंगे तो उनके साथ जीन भी एक्सचेंज हो जाएंगे, उनके जीन इनमें आ जाएंगे, इनके जीन उनमें पहुंच जाएंगे। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, जीन एक्सचेंज कहते हैं। मार्गन ने सर्वप्रथम 1912 में, ध्यान रखिएगा, मार्गन ने सर्वप्रथम 1912 में क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट दिया था। वो भी जब वो क्या समझा रहे थे, अपूर्ण सहलग्नता को समझा रहे थे, तब इस कंसेप्ट को उन्होंने दिया था। क्योंकि हमने देखा था अपूर्ण सहलग्नता में 2 कैरेक्टर्स ऐसे बन रहे थे जो कि पैतृक में नहीं थे, जो नए संयोग बने थे, किसके कारण बने थे, जीन विनिमय के कारण बने थे। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स, जैसे ये क्रोमेटिड्स ले लीजिए आप, ठीक है। अभी इसको फिगर बाय फिगर भी समझा देते हैं, पहले हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। तो समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स के बीच एक या एक से अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली, रेसिप्रोकल एक्सचेंज, अर्धसूत्री विभाजन के पैकिटीन अवस्था में होती है। खंडों के इस अदला बदली को पारगमन कहते हैं। बात समझ आ गई कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स का अर्थ होता है जैसे गुणसूत्र है तो इनको कहा जाएगा क्रोमेटिड्स। ये आपस में एक या एक से अधिक स्थान पर जुड़े हुए होते हैं, और जो जुड़ा हुआ पॉइंट होता है, जैसे ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये ले लिया हमने, और ये, तो ये दोनों एक दूसरे पर जहाँ जुड़ते हैं इसको बोला जाता है कैज़मा। क्या बोलते हैं, कैज़मा। और इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। तो ये जब क्रोमेटिड जुड़ जाते हैं कैज़मा के थ्रू तो इनको कैज़मेटा बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। तो जब अब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका पार्ट इसमें चला जाएगा और इसका पार्ट इसमें चला जाएगा, अर्थात अदला बदली हो जाएगी।
तो खंडों की इस अदला बदली को पारगमन यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इससे समजात गुणसूत्रों का जो डीएनए होता है वो पुनर्संयोजित हो जाता है। तो इससे समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, अर्थात उसमें कुछ कैरेक्टर्स और भी ऐड हो जाते हैं। इससे अगली पीढ़ी के संतानों में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों को पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं। चलिए अब बाई फिगर हम समझ लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक क्रोमोसोम ग्रीन कलर से और एक क्रोमोसोम रेड कलर से दर्शाया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि जो इसके क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इन जुड़े हुए स्थान को ही क्या कहते हैं, कियाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कियाज्मा बोला जाता है इनको। क्या कहते हैं, कियाज्मा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद क्या होता है, जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो आगे के प्रोसेस में ये देखिए, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये भी आगे चलकर हम जानेंगे कि ये और ये जो एक ही गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, अर्थात इसका जो क्रोमेटिड होगा वो ग्रीन वाले का क्रोमेटिड रेड वाले क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। और यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि ग्रीन वाले में क्या के लग चुका है, रेड वाला पार्ट लग चुका है। ऐसे रेड वाले में ग्रीन पार्ट लग चुका है। तो ये क्या हो गया है, अदला बदली हो गया, क्योंकि यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो कि ये इसका है और ये इसका है, ऐसे ये इसका है और ये इसका है। तो इस अदला बदली को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो डीएनए होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, और जिसके कारण जो संतानें होती हैं उनमें भिन्न लक्षण हो जाते हैं, अर्थात पैतृक लक्षण के अलावा भी और भी नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो बाई फिगर आपको ये समझ आ चुका। चलिए अब जान लेते हैं पारगमन के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कितने प्रकार से हो सकता है। तो जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है कायिक या सूत्री जीन विनिमय। सूत्री या समसूत्री एक ही बात हुई। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। यह विभिन्न जंतु की दैहिक कोशिकाओं में अर्थात सोमैटिक सेल्स में होने वाला जीन विनिमय है। इस प्रकार के जीन विनिमय की खोज सटर्न ने ड्रासोफिला मक्खी की दैहिक कोशिकाओं में की थी। यह सूत्री विभाजन के दौरान होता है, अर्थात जब समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक होता है, तब यह पाया जाता है। और यह बहुत दुर्लभ रूप से पाया जाता है, एकदम विरल रूप से पाया जाता है, अर्थात ये पाया नहीं जाता है। वास्तव में बहुत मुश्किल होता है इसका पाया जाना। और जो ये कायिक जीन विनिमय है इसका कोई भी लैंगिक प्रभाव या लैंगिक महत्व नहीं होता है, अर्थात ये जो जीन विनिमय है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन जो हमारा दूसरा जीन विनिमय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है लैंगिक या अर्धसूत्री जीन विनिमय। लैंगिक या अर्धसूत्री जीन विनिमय, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनल और मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। ये कब होगा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होगा। और हम सभी जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जर्मिनल सेल्स में होता है, और ये लैंगिक महत्व रखेगा। गुड। तो यह जननिक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है। यह समस्त जीवों में पाई जाती है। इसका जननिक महत्व भी बहुत अधिक होता है, अर्थात इसका महत्व भी बहुत अधिक होता है। अब अगर हम देखते हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर, वो कौन सा क्रॉसिंग ओवर होता है, लैंगिक क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि जो दैहिक क्रॉसिंग ओवर है वो पाया ही नहीं जाता है। तो ये जो होते हैं लैंगिक क्रॉसिंग ओवर वो कियाज्मा की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं, तो सबसे पहला है एकल जीन विनिमय। एकल जीन विनिमय नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कियाज्मा की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो जब जीन विनिमय के समय गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई, अर्थात जैसे ये गुणसूत्र है तो इसकी कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक
संपूर्ण लंबाई पर केवल एक कियाज्मा बनता है तो इसे एक विनिमय कहते हैं। एकल विनिमय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकल, यहाँ पे एकल विनिमय कहते हैं। यहाँ पे बाई फिगर आप देख सकते हैं, ये दो बने हुए हैं क्रोमोसोम, और यहाँ पर इस सेकेंडरी जो क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, वो जा कर के एक स्थान पे अटैच है, अर्थात एक कियाज्मा का निर्माण हो गया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पार्ट का क्या हो चुका है? एक्सचेंज हो चुका है। नेक्स्ट है द्विविनिमय। द्विविनिमय का अर्थ होता है जब जीन विनिमय के समय गुणसूत्र की पूरी लंबाई पर दो स्थानों पर कियाज्मा बनते हैं तब इसे द्विविनिमय कहते हैं। और यहाँ फिगर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बार आपस में ये दोनों क्रोमैटिड्स मिलते हैं, और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बार पार्ट्स ऐड हुए हैं और इस तरह ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। नेक्स्ट है बहुविनिमय। बहुविनिमय का मतलब होता है दो से अधिक। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन स्थानों पर क्या है? ये एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात तीन कियाज्मा का निर्माण हो रहा है। जब गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई पर दो से अधिक कियाज्मा बनते हैं तब इसे बहुविनिमय कहते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो अगला और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीन विनिमय के उदाहरण। जीन विनिमय के उदाहरण हम 3 उदाहरण आपको समझाएंगे, जिसमें से जो उदाहरण आपको सही लगेगा उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है जीन विनिमय क्या है, इसे सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको कोई उदाहरण एक इसमें से लिखना होगा। हो सकता है तीनों में हमने इसलिए उदाहरण पढ़ा दिया कि कोई स्पेशल रूप से मेंशन कर दे कि आप मक्का का लिखें या ड्रासोफिला का लिखें या मटर का लिखें, तो उसका ही आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीन विनिमय के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है उद्यान मटर में जीन विनिमय। उद्यान मटर, यहाँ पर हमने पाइसम सटाइवम नहीं लिया है, ये मीठी मटर होती है, इसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। नाम याद रहेगा, नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए लिखिए, क्रॉसिंग ओवर इन लेथाइरस ओडोरेटस, इसका नाम ज़रूर लिखें ताकि याद हो जाए। लिखिए, चलिए लिख दिया। अब पढ़ते हैं, जब मटर के समयुग्मजी नीले पुष्प, ध्यान रखिएगा, नीले पुष्प व लंबे परागकण, नीला पुष्प है, ब्लू पुष्प है और लॉन्ग कैसे हैं? परागकण लॉन्ग है, अर्थात कैपिटल बी, कैपिटल एल वाले पादप का संकरण लाल पुष्प और गोल परागकण, अर्थात इसके अप्रभावी लक्षण वाले पादप के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है। F1 पीढ़ी का जो संकर होता है उसका परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस लाल पुष्प और गोल परागकण, टेस्ट क्रॉस में हमेशा अप्रभावी लक्षण वाले जनक को लिया जाता है और जो पहली पीढ़ी का संकर बनता है उससे कराया जाता है। तो जब इससे कराते हैं पौधे के साथ कराने पर F2 पीढ़ी में नीले पुष्प और गोल परागकण, नीले पुष्प और गोल परागकण तथा लाल पुष्प और लंबे परागकण नए पुनर्संयोजन से प्राप्त होते हैं। चूँकि ऐसे हमने लिया ही नहीं था या ऐसे हमारे पास थे नहीं, ये नए बन कर के आए हैं, ये नए बन कर के आए हैं जो दोनों पैतृक से अलग थे। ऐसा किसके कारण होता है? जीन विनिमय कारण होता है। तो क्लियर होगी बात। अब इस उदाहरण को हम क्या करते हैं, डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। चलिए, हमने लिया नीले पुष्प और लंबे परागकण और एक तरफ लिया लाल पुष्प और गोल परागकण, अर्थात यह प्रभावी लक्षण है। अब इन जनकों का ये बनेंगे युग्मक और इनका करा देते हैं हम आपस में संकरण, जिससे हम देखते हैं कि पहली पीढ़ी में सभी पुष्प कैसे हैं? नीले, और उनके परागकण कैसे हैं? लंबे हैं, अर्थात जितने भी पौधे बने उनके पुष्प नीले और परागकण लंबे हैं। अब हम जो F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुई है संकर संतान, ये उसका हम करा देते हैं अप्रभावी लक्षण के साथ परीक्षार्थ संकरण, जिससे हमको 4 तरह के पौधे मिलते हैं। 4 तरह के पौधे मिलते हैं। पहला है नीले पुष्प लंबे परागकण, चूँकि ये हम पहले ले चुके हैं तो ये पैतृक संयोग हो गया। ऐसे ही है लाल पुष्प गोल परागकण, ये भी पैतृक संयोग है, लेकिन जो बीच में ये 2 बन रहे हैं नीले पुष्प गोल परागकण, ऐसा हमने लिया ही नहीं था लेकिन ये बन रहे हैं। ऐसे लाल पुष्प
लंबे परागकण। तो ये क्या बन रहे हैं, ये नए पुनर्संयोजन से प्राप्त नए संयोग के पौधे हैं जो कि पैतृक से कैसे हैं, अलग हैं, पैतृक से अलग हैं। और ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है जीन विनिमय के कारण। तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है ड्रासोफिला में जीन विनिमय। अगर वो स्पेशल मेंशन करता है कि ड्रासोफिला में जीन विनिमय लिखिए, तो आपको ये लिखना है जब सामान्य रंग के शरीर और सामान्य पंखों वाली, अर्थात दोनों प्रभावी लक्षण हैं, कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी, ड्रासोफिला का काले रंग के शरीर और अवशेषी, अवशेषी का मतलब होता है बहुत छोटा और दुर्बल, तो काला रंग है, अवशेषी पंख है अर्थात अप्रभावी लक्षण है। स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी ड्रासोफिला के साथ संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी की सभी मक्खियाँ कैसी होंगी, जाहिर सी बात है उन सब में जो प्रभावी लक्षण है अर्थात सामान्य रंग और सामान्य पंख दिखेंगे। तो सभी मक्खियाँ सामान्य रंग के शरीर और सामान्य पंखों वाली थी। जब इन F1 पीढ़ी के ड्रासोफिला का अर्थात F1 पीढ़ी के संकर को हम फिर से क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस। वही बार बार रिपीट हो रहा है, आप कंफ्यूज मत हो, बात वही बार बार रिपीट होती है, हर उदाहरण में वही बात रिपीट होती है कि F1 पीढ़ी का जो संकर मिलेगा उसको हमको टेस्ट क्रॉस कराना है। तो इतना तो आप कंसेप्ट समझ ही सकते हैं। तो जब हम इन F1 पीढ़ी की ड्रासोफिला का काले रंग के साथ क्या करते हैं, काले रंग के शरीर और अवशेषी पंखों वाले के साथ परीक्षार संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की संततियाँ प्राप्त होती। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पहली संतति है सामान्य शरीर सामान्य पंख, और ऐसा हमने लिया था तो ये कैसे हो जाएंगे, पैतृक लक्षण हो जाएंगे। काला शरीर अवशेषी पंख ऐसा भी हमने लिया था तो ये भी हो गया पैतृक लक्षण। लेकिन 2 और लक्षण हमें मिल रहे हैं, वो हैं सामान्य शरीर अवशेषी पंख, ऐसा तो हमने लक्षण लिया ही नहीं था, और ऐसे काला शरीर और सामान्य पंख। तो ये नए संयोग हैं, इन्हें पुनर्संयोजन लक्षण कहते हैं। और देखते हैं इनका परसेंटेज जो है वो 17% है। तो यहाँ 17% पुनर्संयोजन लक्षणों का विकास जीन विनिमय के कारण हुआ है। तो ये भी उदाहरण आप दे सकते हैं। इसे चलिए डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। तो ये लिया गया है सामान्य शरीर के रंग और सामान्य पंख वाला जनक, और इधर काला शरीर का रंग और अवशेषी पंख वाला जनक, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब हम जानते हैं कि जो इनसे F1 पीढ़ी की संतानें होंगी वो कैसी होंगी, सभी संतानें सामान्य रंग और सामान्य पंखों वाली होंगी। अब इनका करा देते हैं परीक्षार्थ संकरण। जब F1 पीढ़ी के संकर का हम उसके जो अप्रभावी जनक है उससे करवाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ये क्रॉसिंग ओवर दर्शाया गया है जिस कारण हमें 4 प्रकार के, कितने प्रकार की, 4 प्रकार के जीव मिलते हैं। जो पहला जीव है सामान्य शरीर रंग सामान्य पंख, ये पैतृक हो गया क्योंकि ऐसा हमने लिया था। काला शरीर का रंग अवशेषी पंख, ये भी पैतृक हो गया। लेकिन जो ये बीच के 2 बन रहे हैं ये नए संयोग द्वारा बन रहे हैं। सामान्य शरीर अवशेषी पंख, काला शरीर सामान्य पंख, और जो ये 17% बन रहे हैं ये नए संयोग से बन रहे हैं। और यह 17% के जो नए संयोग हैं यह जीन विनिमय के द्वारा ही संभव हो पाया। तो ये दोनों उदाहरण आपने समझ लिया है। चलिए तीसरा जो उदाहरण है हमने ऑप्शनल के रूप में आपसे ले लिया है क्योंकि संलग्नता में काफ़ी स्टूडेंट्स को ये उदाहरण समझ नहीं आया था, तो इसको हमने थोड़ा और इजी किया है इस उदाहरण को। अब चूँकि जब अपूर्ण संलग्नता पढ़ रहे थे मक्के की, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको अभी जाइएगा पढ़िएगा। तो जो अपूर्ण संलग्नता थी मक्के की उसका जो एग्जाम्पल था, हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगा हो, चूँकि वो जो एग्जाम्पल है मक्का की अपूर्ण संलग्नता उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, तो वो अपूर्ण संलग्नता का भी एग्जाम्पल है और क्रॉसिंग ओवर का भी एग्जाम्पल है। तो दोनों जगह उसको आप लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको स्पेशल रूप से यहाँ भी ले लिया है, ऑप्शन भी है, ऑप्शनल भी है और स्पेशल भी है। आप चाहेंगे तो एग्जाम में लिख भी सकते हो, आप चाहेंगे तो इससे आपका अपूर्ण संलग्नता पुनः तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने लिया है मक्का में अपूर्ण संलग्नता तथा पारगमन या क्रॉसिंग ओवर।
इसमें क्या किया था, जब रंगीन तथा संकुचित, अर्थात बीज जो है वो रंगीन है लेकिन वो कैसा है, संकुचित बीज है। किसका बीज, ये मक्के का बीज है। बीजों वाले मक्के के पौधों एवं रंगहीन, वो रंगहीन है और पूरी तरह भरा हुआ है। बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल रंगीन और भरे बीज वाले मिलते हैं, अर्थात जो रंगीन है और भरा बीज है वो कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, जबकि रंगहीन और संकुचित कैसे लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है, बनते हैं। अब इन पीढ़ी या इस पीढ़ी जो F1 पीढ़ी है के मादा संकर पौधे को जब रंगहीन तथा संकुचित बीज वाले पौधे के परागकणों से निषेचित किया जाता है तो 4 प्रकार के बीज वाले पौधे बनते हैं। सबसे पहला है रंगीन तथा भरे हुए। चूँकि ऐसा हमने लिया ही नहीं था, क्योंकि जो हमने रंगीन लिया था वो संकुचित था। यहाँ पे रंगीन भरे हुए बन रहे हैं, अर्थात ये नए संयोग के हैं। नेक्स्ट है रंगीन तथा संकुचित, ये पैतृक संयोग के हैं, क्योंकि ऐसा ही हमने लिया था संकरण कराते समय। और रंगहीन तथा संकुचित ये नए बन रहे हैं, क्योंकि हमने जो लिया था रंगहीन वो भरा हुआ था। तो ये दो कैसे हैं, नए संयोग हैं। तो ये किसके कारण बन रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण बन रहे हैं, जबकि ये जो दोनों हैं वो नॉन क्रॉस ओवर के कारण बनते हैं। चलिए इसको हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। इसमें पहला पौधा हमने लिया रंगीन तथा संकुचित। रंगीन तथा संकुचित अर्थात कैपिटल सी स्मॉल एस। और दूसरा पौधा हमने लिया रंगहीन तथा भरे हुए बीज वाला, स्मॉल सी कैपिटल एस। और इन जनकों का आपस में क्या करा देते हैं, संकरण। तो इनसे जो युग्मक बने थे वो आपस में जब संकरित होते हैं तो इनसे पहली पीढ़ी की जो सभी संतानें होती हैं वो रंगीन तथा भरे हुए बीज वाली होती हैं। अब इसका हम अप्रभावी लक्षण के साथ क्या करा देते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, जिसमें हमने रंगहीन तथा संकुचित गुण को लिया है, जिससे हमें चार प्रकार के क्या मिल रहे हैं, संतानें मिल रही हैं। रंगीन तथा संकुचित ऐसा ही हमने लिया था, रंगहीन तथा भरे हुए ऐसा हमने लिया था। तो ये नॉन क्रॉस ओवर के रिजल्ट हैं, जबकि रंगीन तथा भरे हुए ऐसा हमने लिया ही नहीं था तो नए संयोग हैं। और रंगहीन तथा संकुचित ऐसा भी हमने नहीं लिया था जनकों में। तो ये दोनों किसके कारण हैं, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो ये दोनों जो नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो क्रॉसिंग ओवर के कारण हो रहे हैं। तो तीनों एग्जाम्पल आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है। वीडियो को 1 से 2 बार में ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या है ये डाउट्स आपके हमेशा क्लियर रहें, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और संलग्नता ये दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इतना इजी भी नहीं है कि आप अगर बिना पढ़े या बिना समझे इसको समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं जीन विनिमय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है एक ही गुणसूत्र के 2 अर्धगुणसूत्रों में जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अर्थात कहने का मतलब जो एक गुणसूत्र ये है, अब आप ऐसे इसको बना के कह दें कि ये जीन विनिमय हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 अर्धगुणसूत्रों में से केवल अंदर के 2 अर्धगुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है और शेष 2 जो होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात उनमें कुछ भी नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और जीन विनिमय की जो संभावना होती है वो जो दूर स्थित होते हैं जीन, उनमें कैसी होती है, अधिक होती है। अर्थात जो जीन दूर दूर होंगे उनमें जो जीन विनिमय की क्रिया होने वाली होगी वो आसानी से हो जाएगी, और अगर बहुत पास होंगे तो ये संलग्न हो जाएंगे, जिसमें से कठिनाई होगी जीन विनिमय में। लेकिन जीन विनिमय होता ज़रूर है। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो दूरी, जीन विनिमय की दर गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है, अर्थात दूरी जितना बढ़ेगी जो जीन विनिमय की दर है उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है आयु के साथ जीन विनिमय की दर घट जाती है। स्थिति में देखते हैं तो गुणसूत्र के किनारों पर स्थित जीन में जीन विनिमय की दर कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है जीन विनिमय का महत्व, जिसमें यह प्रमाण, ये जो जीन विनिमय है वो प्रमाण देते हैं कि गुणसूत्र जीन्स रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वो लीनियर फैशन में डिज़ाइंड होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, लीनियर फैशन में डिज़ाइंड होते हैं। नेक्स्ट है
यह गुणसूत्रीय मापन में सहायक होता है, अर्थात इसकी हेल्प से गुणसूत्रीय माप किया जा सकता है, क्योंकि जीन विनिमय का प्रतिशत दो जीन के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। जितने परसेंट निकलेगा उतनी ही उनके बीच की दूरी होती है। यह आनुवंशिक विभिन्नताओं का मुख्य कारक है, क्योंकि यह अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस की क्रिया के दौरान युग्मकों में आनुवंशिक लक्षणों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं में पाए जाते हैं, अर्थात विभिन्नताएं इनके कारण ही उत्पन्न होती हैं। इस घटना की उपयोगिता से नए ब्रीड्स और नई किस्मों को विकसित किया जा सकता है, और जो संलग्नता से अवांछित लक्षण आ जाते हैं उनका भी उपचार किया जा सकता है इनके द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है आपको, तो जीन विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अर्थात नए नए गुण उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट, अगर ये बहुत मतलब शार्ट में क्वेश्चन अर्थात 1 नंबर में क्वेश्चन को पूछना होता है, तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में लिखा रहता है कि संलग्नता और जीन विनिमय में अंतर लिखिए, तो इसको ज़रूर आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन्स जो पृथक नहीं होते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी एक साथ बने रहते हैं और सहवंशागति को दर्शाते हैं, सहलग्नी जीन्स कहते हैं, एवं इस गुण को सहलग्नता कहते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझा था। जबकि समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स के बीच एक या एक से अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटीन अवस्था में होती है। खंडों की इस अदला बदली को ही क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं, या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, या जीन विनिमय कहते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा और आपको ये टॉपिक समझ ज़रूर आए होंगे। हम आपसे एक बार और अपील करते हैं कि वीडियो को 1 से 2 बार और भी अधिक देखिएगा, जिससे ये टॉपिक आपको समझ आ जाए, और इसके बाद आप नोट्स में लिखिएगा। अगर वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ऐसे वीडियोस को पा सकें और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, तो उन तक हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।